नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं किसान नेता डॉक्टर रूपेश वर्मा के साथ, जो कि पिछले दिनों 27 दिनों से जेल में रह कर आए हैं। किसान आंदोलन के दौरान ही उनको गिरफ्तार किया गया था और जेल के दौरान उनके किस तरह का व्यवहार रहा, और ख़ास तौर पे जब वो जेल से निकल कर आए हैं और सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री से खुद उनकी बातचीत हुई है, उनकी पूरी टीम गई थी साथ में बातचीत करने के लिए। तो वार्ता में क्या निकला है, किसान आंदोलन के दौरान उनके साथ क्या हुआ और आगे की वो लोग आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूपेश वर्मा। रूपेश जी, आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत बहुत स्वागत है। रूपेश जी, सबसे पहले तो अभी शुरुआत करते हैं। जो परसों आपकी मुलाकात रही है उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ, वो कैसी रही और किस माहौल में रही और क्या उम्मीद आप लोगों को वहाँ से? परसों हमारी मुलाकात हुई है और करीब 45 मिनट मुलाकात रही। सभी मसलों पर विस्तार के साथ चर्चा हुई। खास बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नज़रिया है वो अफसरों का नज़रिया है। तो एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है हमारे बीच में और जो शीर्ष स्तर के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में, और जो हमारी समस्याएं हैं उनको लेकर के उन्हें बहुत सतही जानकारी दी गई है, बल्कि उसके उलट जानकारी दी गई है कि यदि आपने ये काम कर दिया, 10% प्लाट का मुद्दा एक हमारा बड़ा मुद्दा है, तो उनको ये फीडबैक दे रखी है कि साहब यदि हमने इसमें कोई कार्रवाई की तो हम लोग जेल चले जाएंगे, जबकि वो मुद्दा ऐसा है नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हमें ये लगा कि उनको इन्फॉर्मेशन गैप है और वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर होनी चाहिए, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। खासकर नए कानून के बारे में एक स्तर पर हमारी सहमति बनी है। हमने उनसे कहा कि साहब हमारे यहाँ पर पिछले 10 सालों से सर्किल रेट के रिवीजन नहीं हुए, और जो गाँवों में 4 गुना मुआवजा मिलता, शहर में 2 गुना मुआवजा मिलता, तो हमारे यहाँ जानबूझकर के रेट बहुत कम रखे गए हैं और गाँवों को शहर की परिभाषा में ला करके और बहुत कम रेट पर वो ज़मीनें ली जा रही हैं। तो इसमें हमारी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो आप ये जो सर्कल रेट का रिवीजन है ये आप तुरंत करें, और दूसरा हमने उनसे कहा कि कम से कम 25% ज़मीन किसानों को यदि आप विकसित करके दोगे तो फिर वो कानून में जो 20% का प्रोविज़न दे रखा है विकसित प्लाट देने का अर्बनाइजेशन के प्रोजेक्ट में, तो फिर खुशी खुशी किसान आपको जो है ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट में भागीदारी हो जाएगी। अभी क्या कि वहाँ 1 लाख रुपये के रेट हैं और आप जो उनकी ज़मीन 4,000 रुपये में लेना चाहते हो, तो 4,000 रुपये में कोई भी किसान ज़मीन देने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नए कानून का पालन हो और उसमें जो विकसित प्लाट देने का प्रोविज़न है और जो मुआवजा देने का प्रोविज़न है वो लागू हो। तो उस पर उन्होंने हमसे कहा कि ज़रूर हम इस पर बातचीत करेंगे, और इसको लेकर के एक लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाने की बात चल रही है, जिसमें 25% या 30% तक ज़मीन किसानों को विकसित होकर मिलेगी, और जो ज़मीन शेष रहेगी उसके एवज में किसानों को सर्कल रेट रिवाइज होकर के बाज़ार भाव से ऊपर जो प्रोविज़न है कानून का उसमें उन्हें मुआवजा मिलने का आसार बनेंगे। जी, आपने एक बात जो शुरू में कही ना, जो मुख्यमंत्री को सतही जानकारी दी गई, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि अगर आप आंदोलन में हैं लंबे समय से, तो अगर ये बातचीत पहले होती तो क्या स्थितियां इस हद तक नहीं पहुंचती जहां किसान नेताओं को और बाकी किसानों को जेल में डालना पड़ा? तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? आप लोगों ने जब बातचीत की तो वो कम्युनिकेशन गैप कम हुआ और आगे भी बातचीत जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद आप लोगों को है? बिल्कुल, ये हुआ क्या है कि जब भी हमारा आंदोलन यदि लो प्रोफाइल रहता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यदि कोई बात आती भी थी तो वो डाइल्यूट कर देते थे हमारे यहाँ के अफसर। लेकिन अब की बार आंदोलन बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया, उसकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची, और माननीय मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के चिंतित थे कि इन लोगों के आंदोलन की वजह से कहीं हमारा हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट अधर में न लटक जाए, कहीं कहीं ये अपना गौतम बुद्ध नगर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो कहीं भाग ना जाए। ये कंसर्न उनकी थी। ये कंसर्न उनकी नहीं थी कि भाई किसानों के साथ न्याय हो या किसानों की बात को सुना जाए या किसानों के मुद्दों को हल किया जाए। लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद हमें ये लगा कि केवल इतनी ही बात नहीं है, इन्हें कंसर्न ज़्यादा इन्वेस्टर के साथ है, लेकिन किसानों को भी लाभ मिल जाए उसको लेकर भी इन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ़ है नहीं, बशर्ते कि इनको लॉजिकल वे में बात बताई जाए और ये बताया जाए कि भाई किसान की ज़मीन जब आप ले रहे हो तो उसमें किसान का भी फ़ायदा हो सकता, आपका भी फ़ायदा हो सकता। तो एक मुद्दे पे हम कुछ हद तक अपनी बात समझाने में कामयाब रहे हैं और उस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर हम ज़रूर आपके पक्ष में निर्णय लेंगे। जी, अभी आप चाहते आंदोलन, पुराना आंदोलन जो चला और जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा, जिस तरह क्रैकडाउन हुआ इस आंदोलन पे, उसके एक जो हमला हुआ उसके शिकार आप भी रहे, जेल में 27 दिन रह के आए,
तो वो कैसे दिन थे और कैसे वो सब हुआ था, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? मुकुंद, ऐसा था कि 25 नवंबर को मोर्चा बना करके हमने संयुक्त किसान मोर्चा बना करके आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल। आंदोलन शुरू करने के बाद अच्छी संख्या में लोग आए, करीब 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग आए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऊपर। और 2 तारीख में हमने दिल्ली कूच का प्रोग्राम रखा। तो जो दलित प्रेरणा स्थल है वहाँ आकर के पुलिस ने 2 जगह बैरिकेड की थी। एक जगह बैरिकेड हमने तोड़ दी और दूसरी वाली बैरिकेड पर उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल के दरवाजे खोल करके कहा कि साहब एक ही हफ्ते में हम आपकी बात करा देंगे, चाहे तो आप मुख्य सचिव महोदय के साथ बातचीत कर लो, चाहो तो आप मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बात कर लो। हमने कहा जी ठीक है, आप एक हफ्ते में हमारी बात करा देना। हमें वहाँ बिठा लिया गया, लेकिन सुबह अचानक पता नहीं किस वजह से उन्होंने क्रैकडाउन करते हुए, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट पे हमारे लोग बैठे हुए थे, कुछ हमारे साथी हवन का कार्यक्रम कर रहे थे, तो लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए, बदसलूकी करते हुए उनको वहाँ से उठा लिया गया और ले जा करके जेल में डाल दिया गया। ये स्थिति वहाँ रही और अचानक से हुई और बिना हमसे बातचीत किए हुए हुई। तो क्रैकडाउन क्यों हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो उड़ती सी हमारे पास खबर आई कि संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम था 6 तारीख में, जो पंजाब के किसान आ रहे थे, और संयुक्त किसान मोर्चा लैंड एक्विजिशन के सवाल पे हम लोगों ने भी बनाया था। और चूंकि सेक्टर 16 में पूरा नेशनल मीडिया रहता है नोएडा में, तो सब वो कैमरा और न्यूज़ चैनल वाले हमारे उसमें आंदोलन में आ गए। तो कहीं ना कहीं सेंटर की सरकार को ये लगा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा कोई उत्तर प्रदेश की तरफ से भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तो उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि इसे ख़त्म करो, और उत्तर प्रदेश सरकार ने वो तगड़े से क्रैकडाउन उसमें किया। और स्थिति ये हो गई कि बाद के जब हमने 4 तारीख में फिर हमारा आंदोलन वहाँ फिर 0 पॉइंट पे हमें रिहा कर दिया गया। 0 पॉइंट से फिर हमें उठा लिया गया रात में ही, और फिर 5 तारीख में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी, 6 तारीख में गिरफ्तारी दी। जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई उन्हें पीटा गया। फिर 7 तारीख में जो गिरफ्तारी देने आए उनकी थाने में पिटाई की गई। जो लोग थे जो आंदोलन में सक्रिय थे, जिनका पूरा खुफिया पुलिस के पास डाटा था, सब उनके घरों में गए। गौतम बुद्ध नगर में जब से कमिश्नरेट बनी है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी संख्या में संबंधित थानों के लोग जा कर के, गाँवों में जा कर के, जो हमारी लीडरशिप है उसके घरों में उनको बिठा लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, किसी को नज़रबंद कर लिया गया। यानी कि पूरे ज़िले में एक खौफ का माहौल बना दिया और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह वहाँ नहीं बची। और सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि भाई हमारा जो राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है, वही ख़त्म है। मुद्दे पे तो बात बाद में होगी, हम अपना बोलने की जो हमारे अधिकार है उसी पे इतना बड़ा हमला है। तो इसको लेकर के हम लगातार 146 लोग जेल पहुँचने में कामयाब रहे। फिर हमारे जो C2 के साथी हैं उन्होंने भी बहुत मजबूती के साथ, हमारे कुछ कॉमरेड साथी भी वहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुँचे, हमारे सांसद अमराराम भी वहाँ पर पहुँचे, और अपने जो है कॉमरेड, कई सारे कॉमरेड वहाँ पे पहुँच करके और सरकार के साथ में, कमिश्नर के साथ में बातचीत की। लेकिन कुल मिला के ये स्थिति रही कि हम लोग जो बंद थे, हम में से जो मैं था, मेरे साथ और 4 साथी थे जिनकी ज़्यादा भूमिका थी, तो हमको तन्हाई में भी रखा गया। जैसे जो लीडरशिप था उसको बाकी लोगों से अलग करके रखा गया। आइसोलेशन में रखा गया, और आइसोलेशन में और ये कह करके रखा गया कि भाई इनके साथ जो मिसबिहेव भी करना, तो उनका बिल्कुल ये इरादा था कि आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया। मिसबिहेव किस तरीके से हो रहा था या हुआ? यही था कि भाई इनकी किसी से बातचीत मत कराओ, किसी से मुलाकात भी मत कराओ, हाँ, और इनको अब बाकी लोगों से आइसोलेशन में अलग रखो। तो इस तरह का वो प्रोग्राम उन्होंने बना करके रखा था। तो इस दौरान आप लोगों की मानसिक स्थिति कैसी थी? क्योंकि मुझे जैसे जान रहा हूँ उस इलाके में आंदोलन होता है, किसान आंदोलन, तो आप पिछले कुछ सालों में ठीक ठाक वहाँ लीडरशिप भूमिका में हैं, तो कई बार पहले भी जेल गए हैं, और पिछला आंदोलन जब हुआ था अथॉरिटी के बाहर उसमें भी आप कई दिन जेल में लंबा समय रहा, फिर अभी भी जेल में रह के आए, तो उस जेल के अंदर की अब मानसिक स्थिति कैसी रहती है? क्या आपको कई बार आपको ऐसा नहीं लगता मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में तो ये कहा जाता है वर्तमान में, जो किसी भी जिस तरह का क्रैकडाउन वो कर रही है आंदोलनों में या सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर आदमी को जिस तरह से उठाया जाता है, उस दौरान आप लोगों की मनोस्थिति क्या थी? मुकुंद, ऐसा है, ये सरकार इस मामले में ठीक नहीं है। पीछे जब अखिलेश सरकार थी तो हम लोग अपना आंदोलन कर सकते थे, लेकिन जब से ये सरकार है तो ये आंदोलन के नाम से ही चिढ़ती है, और यही वजह है कि बार बार हमें जेल भी जाना पड़ रहा है। कई बार वहाँ चूँकि हम बड़ी मजबूत मानसिक स्थिति के साथ आंदोलन में हैं, और अभी आपको बता दूं कि जितने लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में थे उन सब पर 307 की सेक्शन लगाई गई है।
हत्या के प्रयास के मुकदमे में हम लोगों को बंद किया गया। और ये होता है कई बार कि हम सोचते हैं यार हम यहाँ हैं, लेकिन हमें एक पल भी ये नहीं लगा, क्योंकि हमारा समर्थन बहुत था पूरे इलाके में। तो हम हाँ, आप लोग जेल में थे और गांव के अंदर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, अलग अलग जगह सब चीज हो तो रहा बड़े गर्व के साथ हम वहाँ रहे और हर मुसीबत झेलने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार थे। तो एक पल भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम क्यों आ गए, हम गलत आ गए। तो चूंकि हमें पहले से ही पता था, आइडिया था, क्योंकि पिछले साल भी जेल गए थे, तो हम आइडिया था जेल तो जाना ही है और उसके लिए मानसिक रूप से हमारी तैयारी थी। तो इसलिए कोई हमारे लिए ऐसा बड़ा सेटबैक नहीं था कि हम यहाँ क्यों आ गए, हम पे मुकदमे क्यों हो गए। तो मुकदमे तो इन्होंने हम लोगों के ऊपर खूब भर भर के कर रखे हैं। 8-8, 10-10 मुकदमे हमारे ऊपर अभी तक हो गए हैं। खासकर मेरे ऊपर तो अभी 18 मुकदमे आंदोलन के हैं। और जेल जाने का जो सवाल है, हर आंदोलन में जेल जाना, मुकदमा होना, ये तो रूटीन का काम हो गया। अच्छा, तो अब जब जेल से आप आ गए, उसके बाद जिस तरह से आप लोगों का स्वागत हुआ, तो अब आंदोलन की स्थिति कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अब सरकार से भी एक दौर की बातचीत हुई है। और मैं एक चीज़ समझना, हाँ, एक चीज़ यहाँ जरूर जानना चाहेंगे, जब बातचीत करने गए तो ये जो मुकदमों का सवाल था, क्या ये भी आप लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रखा? माननीय मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा हमने मुकदमों का सवाल। हमने जब जेल से निकल के आए कमिश्नर के सामने रखा और कमिश्नर ने कहा है कि भाई हम इनको वापस करेंगे। क्योंकि मुझे याद है दिल्ली में जब एसकेएम का बड़ा आंदोलन था, उस समय भी एक बड़ा मांग था जो किसान नेताओं पर जो मुकदमे हुए हैं उसको वापस किए जाए। हालांकि वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता था कि मुख्यमंत्री से मिले तो वो कमिश्नर हमने जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि पिछली बार भी कई मुकदमे हुए थे, उनमें से एक ही मुकदमा बकाया है, बाकी वापस ले लिए गए थे। तो कमिश्नर ने अभी हमसे कहा है कि अभी इस मुकदमे को हम वापस कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वो कर लेंगी, संभावना पूरी है कि वो कर लेंगे। और अभी आप आंदोलन के लिए फिर से, क्योंकि एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ स्थिति क्या है, आप लोगों की तैयारियां क्या है अगर सरकार नहीं मानती आप लोगों की बात? दो चीज़ें हमें लग रही हैं कि एक तो हमारे यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, जिसमें हमारे एमएलए और एमपी हैं, वो लीडरशिप पूरी तरह फेल रही है जनता का प्रतिनिधित्व करने में, जो प्रतिनिधि हैं आपके। हाँ, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं। और ये बात हमें ज़्यादा महसूस हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके, क्योंकि जो गैप था वो इतना ज़्यादा था कि अफसरों की बात तो वो अपने मुंह से बोल रहे थे, लेकिन प्रतिनिधियों की तरफ से अपनी बात उनके सामने नहीं रखी गई है। मसलन अभी जो जेवर एयरपोर्ट है, आज हम वहाँ मीटिंग करके आ रहे हैं, एक बड़ी महापंचायत आज वहाँ थी, सीधा आपके स्टूडियो हम वहीं से आ रहे हैं। तो वहाँ 1 लाख रुपए के रेट होने चाहिए। अब उनके रेट जो है बढ़ाए हैं केवल जो है 1200 रुपये, और 4300 रुपये में उनकी ज़मीन ली जा रही है। पूरा गांव उठा करके हवाई अड्डे के लिए विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापन में क्या देना क्या नहीं देना वो तय नहीं है। रोजगार में क्या करना क्या नहीं करना वो तय नहीं है। सर्कल रेट का अभी तक रिवीजन नहीं हुआ। तो वहाँ बहुत लोगों में इस बात को लेकर का आक्रोश है। और वहाँ के जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, वो हमारे आंदोलन के दबाव में जो चीज़ें हो रही थी, जो फोकस चल रहा था, उसका फ़ायदा उठा करके कुछ लोगों को ले जा करके मुख्यमंत्री से मिलवाया और 1200 रुपये की घोषणा करा करके अपना स्वागत कराया। लेकिन उन्हीं लोगों ने आकर के फिर इनकार कर दिया। और आज हमने उनके सामने ये बात रखी कि भाई आपको लैंड पूलिंग के लिहाज से 25% का विकसित प्लाट की मांग रखनी चाहिए, आपको मुआवजे के रिवीजन की, सर्कल रेट के रिवीजन की मांग रखनी चाहिए, आपको रोजगार के एवज में एक मुश्त 11 लाख रुपये या पक्के रोजगार की बात रखनी चाहिए। तो लोगों ने हमारी बात वहाँ बहुत गौर से सुनी है और हमें लग रहा है कि आंदोलन बहुत आगे जाने वाला है। और कम से कम हम 3 मुद्दों को लेकर आगे बढ़े थे। एक तो कमेटी जो हमने बनवाई थी उसकी रिकमेंडेशन पर सरकार काम कर रही है। हाई लेवल कमेटी जो पिछले आंदोलन बनी थी। जी जी जी। तो उसकी रिकमेंडेशन जो आई है उस पर एक्शन हो रहा बहुत तेज़ी के साथ। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अवगत भी कराया कि मैंने खुद से जा करके उसकी समीक्षा की है। एक फ़ायदा हमें लगा इस आंदोलन के हाईलाइट होने का कि पहली बार मुख्यमंत्री के स्तर पर चीज़ें हो रही हैं, उनके संज्ञान में ये चीज़ आई हैं, उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ आई हैं। और ये कमी हमें महसूस हुई कि हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले में फेल रहे हैं। हमने साफ साफ वहाँ ये बात कही है कि आपके प्रतिनिधि पूरी तरह फेल हैं और आप अपनी कमेटी बनाओ और आपकी कमेटी मुख्यमंत्री से बात करें, जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो दूर हो, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जिससे सरकार को कोई ज़्यादा नुकसान होगा। ये आपका भी फ़ायदा, सरकार का भी फ़ायदा। केवल मिसकम्युनिकेशन जो कर रखा, साजिश जो कर रखी है वो अफसरों के लेवल से हो रखी है।
बेसिकली जनता और सरकार के बीच में संवादहीनता आप लोगों को ज्यादा लग रही थी बातचीत कर। एग्जैक्टली। तो अभी तो जब अब ये आंदोलन में अब दोबारा जेवर की बात हो रही है, पहले ये आंदोलन नोएडा के आसपास जो पुराने लैंड पूलिंग का सवाल था उसको 10% विकसित जमीन का था। अब ये जेवर का नया आंदोलन, क्योंकि वहाँ पहले भी पंचायत होती रही है, हम लोग भी गए थे जेवर एयरपोर्ट पे, तो लोगों की स्थिति तो बेहद खराब है, लेकिन एक बड़ा तबका तो उससे खुश भी था, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो मीन मिलेगी उनको या जो मिला है। तो उस बीच में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है जेवर एयरपोर्ट के आसपास? वो जो पहले चरण में लोगों को सब बात दिखाए गए थे ना कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, वो तो कुछ हुआ नहीं। तो अब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो उनका पहला एक्सपीरियंस था। तो अभी लोग बहुत चौकन्ने हैं, अभी लोग जल्दी से वहाँ काबू में आने वाले नहीं हैं। अभी जो नया अधिग्रहण वहाँ पर किया जा रहा है, 5 गांवों का और किया जा रहा, तो आज उनकी 14 गांव की पंचायत थी और सब इस बात से खपाते कि पहले जो हुआ है उसमें हम ठगे गए हैं, अब की बार हम ठगे नहीं जाएंगे। इसमें आपको लगता है कि किसान आंदोलन का विफलता रहता है, क्योंकि अब नए कानून में तो सर्वे होके गांव की बड़ी आबादी जब तक हानि भरती तो जमीन देने का प्रावधान नहीं है। तो पहले तो कंसेंट ले ली गई ना, उनको वही तो अगर बरगला consent करके अगर जब बहका करके ले ली गई। अब कल आएंगे वो कंसेंट के लिए, कल का प्रोग्राम कंसेंट का प्रोग्राम है, तो सब वहाँ यही प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमें कंसेंट नहीं देनी है बल्कि अपनी असहमति प्रकट करनी है लिख करके। हमसे पूछा भी उन्होंने, जी हम कैसे इसको प्रकट करें। हमने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से हर प्रभावित किसान उसको रिसीव कराए और अपनी असहमति प्रकट करें। दूसरा, उन इलाकों में एक जो सवाल रहता है, हम जब जाते हैं तो जमीन का जो वैल्यूएशन क्या है, वो जंगल की जमीन है, शहर की जमीन है, रिहाइश है, इसको जो मापते हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ियां होती हैं उन इलाकों में। उसमें बता तो रहा हूँ मैं, हमारा यहाँ पे क्या है कि सेक्टर के जो रेट हैं, अथॉरिटी के जो रेट हैं, वो हर साल रिवाइज होते हैं। लेकिन जब से नया कानून लागू हुआ तब से इन्होंने क्या उसमें स्कीम लगाई है कि उसमें प्रोविजन है कि सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो इन्होंने कहा सर्किल रेट ही नहीं बढ़ाते हैं। ये दोनों में नियम में तो ये है ना, जो मार्केट भाव ज्यादा है या सर्किल रेट, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से देंगे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि लोग ना अपनी रजिस्ट्री कराते हैं सर्कल रेट पे ही, जिससे कि स्टाम्प बचे। पैसा तो मार्केट रेट भी वही है और सर्किल रेट भी वही है, और सर्कल रेट जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक जो है मुआवजा रिवाइज नहीं होगा। तो इन्होंने जानबूझ करके 2 काम किए हैं जिससे मुआवजे के रेट कम से कम रहे। एक तो सर्किल रेट ही ना बढ़ाओ, दूसरा इन्होंने क्या किया कि डीनोटिफाई कर दिया गांवों को, और गांवों को ले आए हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण की शहरी परिभाषा के अंतर्गत 243 क्यू को इन्वोक कर दिया। वहाँ पे 243 क्यू में इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ में ये प्रोविज़न है कि उसके नोटिफाइड एरिया को वो नोटिफाई करते हुए ग्राम सभाओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ग्राम सभाएँ हैं वो गाँव, खेती हो रही है, गाँव है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन उसे बता दिया शहर, और शहर बताने से ये हो गया कि अब इसका डबल दे देते हैं। पहले तो रेट सर्किल रेट रिवाइज नहीं करेंगे और फिर 4 गुने के बजाय डबल देंगे। ये तो पूरे इस इलाके में एनसीआर में ही कर रही है सरकार, और उसका नुकसान किसानों को हो रहा है। हमें पता चला हरियाणा में भी यही सब हो रहा है। वही दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने सब में उनसे किसानों को नुकसान है कि ये ट्रैक्टर वाला सवाल भी उनका इसी से आता है। तो अभी जब हम इस आंदोलन के बाद अभी जब चलेंगे आगे, तो अब आप लोगों को क्या उम्मीद है और आपकी तैयारी कैसी है? क्योंकि अब तो ये जेवर का है, और लेकिन जो पुराना आंदोलन था जिसमें आपके साथ दूसरे खलीफा और उनके साथ की यूनियन भी है, जो पुराने आंदोलन थे, उसमें अगर कुछ नहीं होता है तो उस आंदोलन को संघर्ष मोर्चा जो बना था उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? जो हमने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था तो उसमें खासकर जो टिकैत वाला संगठन है वो हमें छोड़ करके चला गया, और उसने बयान भी हमारे खिलाफ दिया। उसने अलग से सरकार के साथ बातचीत कर ली, और वो जेल जाने के दौरान जेल जाने से डर गए उनके लोग, जेल जाने से पीछे हट गए। केवल हम 5 संगठन जेल जाने में शामिल रहे, 5 संगठन जेल जाने से पीछे हट गए। तो 4 संगठन तो डर के चले गए, लेकिन टिकैत डील करके चले गए। अब क्या उनकी सरकार के साथ बातचीत हुई? अभी 30 तारीख में उन्होंने बयान दिया था, अपनी एक मीटिंग करी थी 0 पॉइंट के ऊपर। उन्होंने बयान दिया कि भाई ये जो किसान गए थे दलित प्रेरणा स्थल पे, ये गलत गए थे, इनकी गलती थी। जबकि हकीकत ये है कि दलित प्रेरणा स्थल पे जो जगह दी थी वो सरकार ने दी थी, और उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में टिकैत के लोग भी शामिल थे। और 3 तारीख में जो क्रैकडाउन हुआ उसकी गिरफ्तारी में भी टिकैत के लोग शामिल थे। जब 4 तारीख में वो हम लोग रिहा हुए हैं, तो इनकी क्या प्रशासन के बातचीत हुई है वो हमें शेयर नहीं की गई। और 4 तारीख में जब हम 0 पॉइंट पर आ गए, हमें उठा लिया गया और इन्होंने वीडियो जारी करके कह दिया कि हमारा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, ये अराजक तत्व है। और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ पुलिस का, तो उसमें ये लोग छोड़ करके मैदान भाग गए, और ये फिर खुले घूमते रहे। और हमारे जितने भी लोग थे वो कोई कहीं से उठा करके जेल में ठूंसे जाते रहे, या पीटे जाते रहे, या बदतमीजियाँ होती रही। तो अभी मोर्चे में टिकैत तो हो गए आउट,
और उनकी इस तौर पे पूरे इलाके में काफ़ी इस तौर पे उनकी वो हुई है कि भाई ये लोग जो है मैदान छोड़ करके चले गए। तो इसका नुकसान तो अल्टीमेटली आंदोलन को ही होगा ना। आंदोलन में अगर टूट आ रही है बिल्कुल बिल्कुल। तो हो रही है, तो इसको आप लोग बातचीत करके सुलह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, टिकैत के साथ सुलह नहीं हो पाएगी, क्योंकि टिकैत जो जानबूझ करके उन्होंने ये काम किया, और टिकैत के लोगों की वहाँ कोई हमारे ज़िले में खास ताकत भी नहीं है। जितनी भी ताकत उनकी थी उसमें हमने उन्हें शामिल ज़रूर रखा था, इस लिहाज से कि भाई एक बड़ा मोर्चा हमें बनाना है। और ये भी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग हमारे जो है मोर्चे के जो कमेटी है उसके बहुमत के फैसले से चलेंगे, लेकिन टिकैत साहब ने अपने लेवल पर वहाँ फैसले जैसी लेने शुरू किए, हमारे उनके बीच गतिरोध आ गया। क्योंकि यहाँ के मुद्दों के बारे में, यहाँ के आंदोलन की दिशा के बारे में टिकैत साहब को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उस इलाके से आते हैं जहाँ एमएसपी का सवाल है या दूसरे फसल से संबंधित सवाल, वेस्ट यूपी हमारे यहाँ एक्विजिशन वाला सवाल है, और उसको लेकर के जिस तरीके से आंदोलन को चलना है, उस पर जो फैसले लेने हैं, उस पर जो बातचीत करनी है, वो हम ही करने में सक्षम है। और उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि मैं आऊँगा केवल सहयोग के लिए, और जो भी फैसले लेगी वो संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी है वो बहुमत से लेगी। ये फॉर्मूला हमने ये तय किया था और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे थे, और 3 तारीख तक इसी हिसाब से हम चले। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया वैसे ही फिर वो अलग हो गए, और अभी हमारा मोर्चा और मजबूत होकर के उभरा। हम लोगों की जो लड़ने वाले संगठन है उनकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जहाँ पहले हम 10,000 आदमी इकट्ठे कर सकते थे, अभी हम खुद से ही केवल किसान सभा और किसान परिषद जो खलीपा जी का संगठन है, और एक किसान एकता संघ, हम 3 संगठन ही 20,000 से ज़्यादा आदमी इकट्ठी करने की स्थिति में आज हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ट्रस्ट लोगों का बढ़ा है। तो ये होता भी है कि जब बहुत सारे संगठन हो या पार्टियां हों, तो यदि आपकी दिशा और दशा ठीक है तो फिर जो सही दिशा और दशा वाले लोग हैं उनके साथ लोग जुटते हैं। बेसिकली सरकार दमन के आगे जो नहीं झुका, जो ईमानदारी से लड़ाई, उस पर जनता ने भरोसा दिखाया है। और जब आप जेल से बाहर आए, आपको जिस तरह से स्वागत हो रहा था, जितने भी साथी अब जेल से बाहर आ रहे हैं, उसके बाद मनोबल कैसा रहा आप लोगों का? और एक तो ये बता दीजिए, उसके बाद आखिरी में एक सवाल रहेगा आपसे, या पहले आप उसका जवाब दे सकते हैं। जो 10% डेवलप लैंड का जो सवाल आप लोगों का है, वो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है और क्यों ज़रूरी सवाल है, उसके बारे में संक्षेप में बता पाएँ। बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख किसान इससे प्रभावित हैं जी अकेले ग्रेटर नोएडा में 17,000 प्लाट मिलने हैं जी। और आपके नोएडा में करीब 18,000 प्लाट मिलने हैं और करीब 15,000 प्लाट आपको मिलने हैं यमुना में। तो ये 10% हमें विकसित प्लाट जो मिलता है, इसके संबंध में एक हमारा हाई कोर्ट का आदेश है गजराज सिंह एंड अदर्स का। उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको एडिशनल कंपनसेशन 64% देना है और 10% भी इनको देना है विकसित प्लाट। तो अभी हमारे यहाँ 5% नोएडा में, 6% ग्रेटर नोएडा में और 7% यमुना में देने का प्रोविज़न था नए कानून को लागू होने से पहले। तो फिर इन्होंने 64% तो बांट दिया, यानी कि हाई कोर्ट के आधे आदेश को तो लागू कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट का जो आधा आदेश था उसे लागू नहीं किया। जबकि उसको लेकर के तत्कालीन जो ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री थे, उनकी सिफारिश थी कि भाई इनको 64 और 10 उन किसानों को भी दिया जाए जो याचिका में शामिल नहीं है। तो जो याचिका में शामिल नहीं थे उनको 64% तो सबने दे दिया, लेकिन 10% नहीं दिया। और विज्ञप्तियां भी जारी की गई अखबारों में चेयरमैन और इनके माध्यम से, अथॉरिटी के माध्यम से, कि किसान हाई कोर्ट में ना जाएं, हम 10% प्लाट आपको देंगे। लेकिन समय के साथ ये लोग मुकर गए। पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था तो तीनों प्राधिकरणों ने प्रस्ताव पास करके शासन के अनुमोदन के लिए भेजा कि साहब इन्हें 10% प्लाट हमें देना है। अभी इनके दिमाग में सीधी सीधी बेईमानी है कि ये करीब 20-30 हज़ार करोड़ की ज़मीन है, तो ये हमें ना देनी पड़े तो अच्छा है। और ये सीधा सीधा किसानों का हक था, क्योंकि वो किसानों की ही ज़मीन है। 10% जो कुल ज़मीन है उसी का 10% विकसित होकर के मिलना है। उसके एवज में जो हमने कंपनसेशन लिया वो भी वापस करना, उसमें जो डेवलप करने के लिए खर्चा आएगा वो भी हमें वापस करना। तो उसकी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ना तो अथॉरिटी के ऊपर है ना सरकार के ऊपर। बहुत सारे किसान मिले मुझे वहाँ आंदोलन में जिन्होंने 10% मुआवजा लिया ही नहीं है। और नोएडा में तो ये प्रोविज़न है कि उनका 10% काट करके ही दिया गया था, तो मुआवजा उन्हीं के पास है और डेवलपमेंट चार्ज हम लोग जमा करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेईमानी का सवाल है। क्योंकि अखिलेश सरकार के दौरान भी, मायावती सरकार के दौरान भी और इवन योगी सरकार के दौरान भी जो ज़मीन किसानों के हक की थी वो अलॉट कर दी गई भारी मोटी रिश्वतें खा करके। क्योंकि ज़मीन महंगी हो गई, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बहुत महंगी हो गई, 2-3 लाख रुपए तक के रेट हो गए। तो वो अलॉट कर दी गई बिल्डर्स को या जो बड़े फैक्ट्री मालिक हैं उनको।
तो अब वो किसानों को वापस देना नहीं चाहते। अब वो इतनी महंगी ज़मीन किसानों को देना, वो थोड़ी ज़मीन बची हुई है उसमें हम खाना पीना करें या किसानों को दें, ये सवाल है। हाँ, अब सर, और आखिरी में जो अब मनोबल कैसा है आप लोगों का, जब जेल से इस तरह से स्वागत आप लोगों का मिल रहा था, हुआ है रिसेप्शन जेल से निकलने के बाद आप लोगों का? देखिए, हम लोग किसान की राजनीति में हैं, प्रेशर की राजनीति में हैं, और ये जब आप लोगों के लिए लड़ते हैं तो लोग आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उससे हौसला बढ़ता है। तो अब आप देख रहे हो कि लगातार हम एक्टिव मोड में हैं। जब से आए तब से हम कोई आराम करने के मूड में नहीं है। और एक बात हमें समझ में आई है संघर्ष के दौरान, और कि सतत संघर्ष, यदि आप किसी मुद्दे को लेकर के कंटिन्यूटी में संघर्ष नहीं करोगे, आप कितने भी ईमानदार सही, तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो हमने अब लगभग 2 साल हो गए, तो कई मुद्दे हमने हल करा लिए। अब एक ही मुद्दा हमारा बकाया रह गया, 10% वाला। नए कानून पर भी बातचीत एक जो है 70-80% किसी नतीजे पे पहुंच गई है, 20-30% बच रही है, 10% पूरी की पूरी बच रही है। और 10% का मुद्दा और नए कानून का मुद्दा ही हमने इस आंदोलन में, अभी जो आंदोलन किया, प्रमुख सवाल है आप लोगों प्रमुख सवाल था। तो नए कानून पे तो हम कहीं हद तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन 10% पे अभी हमें पहुंचना है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि अभी एक दौर की वार्ता तो हम यहाँ के लोकल ऑफिसर्स के साथ करेंगे, और फिर एक दौर की वार्ता हम फिर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर करेंगे, क्योंकि जो गैप है उसे हमें दूर करना है। और फिर अगले चरण में जैसी आवश्यकता होगी, संघर्ष में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं। और अब के हमने ये भी सोचा, क्योंकि ये सरकार जनवाद की ज़्यादा इज्जत नहीं करती है, या बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, और लोगों के बोलने के अधिकार को ये समझती है अपने ऊपर हमला। तो हमारे यहाँ जनवाद का सवाल भी एक बड़ा सवाल बन कर आया। जिस तरीके से पुलिस बड़ी बेशर्मी के साथ सप्रेशन करती है, फर्जी मुकदमे दाखिल करती है, और इसको भी लेकर के हम वहाँ बहुत मुस्तैद हैं, और लोगों को लगातार ये बात समझा रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसको हम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं कर सकते। रुपेश जी, आपका न्यूज़ क्लिक के समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने डॉक्टर रुपेश वर्मा जी सुना, ये आंदोलन जिस तरीके से इतना लंबा चला है और सतत लड़ाई चलती रही है, कई सालों से, कई दशकों से ये सवाल नोएडा और उसके आसपास के किसानों का रहा है, और ये संघर्ष अभी और भी आगे जारी रहेगा। इन्होंने कहा जब तक मामले हल नहीं होंगे संघर्ष जारी ही रहेगा, और सरकार से इस दौरान बातचीत भी है। इस आंदोलन से जुड़ी और बाकी आंदोलन से जुड़ी जो भी खबरें होगी, न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।